नमस्कार। इंस्पेक्टर चैम्बर के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं इंस्पेक्टर सुबोध। दोस्तों, बलवा यानी राइटिंग के कांडों में 5 या 5 से ज्यादा अभियुक्त होते हैं, जैसा कि आप सबको मालूम। सभी के हाथों में घातक हथियार होते हैं। जब मामला ताजा होता है और जिस समय अनुसंधानकर्ता द्वारा धारा 161 द प्रसा के तहत बयान अंकित किया जाता है, मामला ताजा होने के कारण सभी गवाहों द्वारा घटना का विस्तृत विवरण बता दिया जाता है। किसने किसको मारा, किसके हाथ में कौन से हथियार थे। लेकिन जब वही मामला कोर्ट चला जाता है, ट्रायल के समय काफी वक्त बीत गया होता है और वैसी स्थिति में गवाहों की स्मृति धूमिल हो जाती है या कुछ गवाह हॉस्टाइल भी हो जाते हैं। वैसी स्थिति में जब गवाह हॉस्टाइल हो जाते हैं या फिर गवाह स्मृति धूमिल हो जाती है, तो ट्रेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान स्थापित तालिका का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। बलवा के कांडों में साक्ष्य में इस बात का महत्व अधिक होता है कि किसने किसको मारा और किस हथियार का प्रयोग हुआ है। यदि 5 गवाह हैं और पांचों गवाह के बयान में अंतर होता है, कंट्राडिक्शन होता है, वैसी स्थिति में संदेह का लाभ अभियुक्त को प्राप्त हो जाता है। कांड में अभियुक्त को संदेह का लाभ प्राप्त नहीं हो और गवाहों का पूर्व में दिया गया बयान और टीआई चार्ट पर उनका किया गया हस्ताक्षर अभियोजन पक्ष को काफी मजबूत बनाता है। तो आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे कि टीआई चार्ट क्या होता है, टीआई चार्ट को कैसे बनाया जाता है, किन कांडों में इसका उपयोग होता है, टीआई चार्ट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और टीआई चार्ट का साक्ष्य में क्या उपयोग होता है, क्या महत्व है। तो आज चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक श्री सोनालाल सिंह जी। जय हिंद सर, स्वागत है इंस्पेक्टर चैम्बर में। जय हिंद सुबोध जी। इंस्पेक्टर चैम्बर में आप हमें आमंत्रित किए, इसके लिए हम आपके आभार व्यक्त करते हैं। सबसे पहली बात है कि आज के अनुसंधान में हम देखते हैं कि सीरियस राइटिंग के केसेज में ट्रेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन चार्ट बनाने की परंपरा लगभग विलुप्त सी हो गई, जबकि स्पष्ट रूप से अनुसंधान के प्रावधानों के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि बलवा के कांडों में, सीरियस राइटिंग वगैरह के कांडों में निश्चित रूप से ट्रेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन चार्ट बनाया जाए। अब ट्रेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन चार्ट है क्या और इसकी क्या एविडेंसरी वैल्यू है, इस पर हम थोड़ा सा आपसे परिचर्चा कर लें। ट्रेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन का मुख्य रूप से यह अवमानता है कि कांड कारित करते समय कौन सा अभियुक्त ने किस प्रकार का हथियार का उपयोग किया और उस उपयोग करने वाले हथियार से किस प्रकार का जख्म कारित किया और किस भुक्तभोगी को उन्होंने घातक हथियार से जख्म कारित किया। मतलब जब कोर्ट में आरोप गठन होता है तो जो आदमी लाठी लिए हुए है उसके से जो जख्म कारित हुआ है उसका कुछ और वहां पर 323 के तहत आरोप गठन होता है। जो अगर कोई शार्प कटिंग वेपन लिए हुए है तो 324 के तहत होता है। कोई डेडली वेपन जैसे कि गन वगैरह लिए हुए है, उससे अगर गोली चल रही है तो 307 में होता है, या सीरियस राइटिंग है तो 302 होता है। तो पहले तो आरोप गठन में इससे सुविधा होती है। आरोप गठन खैर न्यायालय का प्रसंग है, हम आते हैं प्रोसिक्यूशन के प्रसंग। प्रोसिक्यूशन के प्रसंग में ट्रेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन हम तब बनाना शुरू करते हैं जब हम द प्रसंग की धारा 161 के तहत साक्षियों का बयान हम कांड दैनिकी में दर्ज कर लेते हैं। कांड दैनिकी में बयान दर्ज करने के उपरांत अब हम देखते हैं कि अमुक साक्षी ने अमुक अभियुक्त को अमुक हथियार के साथ घटना कारित करते हुए देखा है। तो हम ऊपर में सबसे ऊपर जो हम तालिका बनाते हैं उसमें बाएं से दाएं हम गवाहों का नाम पंच। सर को हम थोड़ा रोकना चाहेंगे। हम दर्शकों के सामने ट्रेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन चार्ट रख देना चाहते हैं ताकि उन्हें समझने में ज्यादा आसानी हो। जी सर, बताया जाए। हाँ। इसमें सबसे ऊपर गवाहों का नाम
दर्ज किया जाता है, जैसा कि हम आप बनाए हुए चार्ट में देख रहे हैं। उसके बाएं में हम देखते हैं कि कौन सा वीपन यूज हुआ, और दाएं में हम देखते हैं कि वह अभियुक्त जो वीपन यूज कर रहा है उसका नाम दर्ज किया जाता है। जी, जी। अब ऊपर वाले 1, 2, 3 जो भी गवाह हैं, अगर वह पुष्ट करते हैं कि अमुक आदमी, जैसे कि अभियुक्त राम लाठी लिए हुए है और गवाह सोहन, मोहन एवं रामानंद, ये 3 आदमी अगर इसकी पहचान करते हैं कि नहीं लाठी लिए हुए है, तो हम लोग टिक लगाते जाते हैं वीपन के साइड में, और उधर अभियुक्त दाहिने बैठा हुआ, माने यह अभियुक्त लाठी का प्रयोग बलवा के कांड में किया है, जिसको 3 गवाहों ने पहचान किया है। इसी तरह से कोई अगर भाला लिए हुए है, कोई आपको तलवार लिए हुए है, कोई आपको फायर आर्म्स लिए हुए है, तो उसको कौन-कौन से गवाह सत्यापित करते हैं। अब यह सवाल उठता है कि घटना स्थल पर अगर 3 ही साक्षी और बाद में कोई और साक्षी बयान देता है, तो फिर दूसरा टीआई चार्ट बने, और टीआई चार्ट बनाने में हम पहले घटना जो प्रसंग है उसमें हम कांड, थाना, कांड संख्या का अंकन करेंगे, तिथि का अंकन करेंगे, धारा का अंकन करेंगे, स्थान जहां पर बनाया जा रहा है टीआई चुट का अंकन करेंगे, जौन जौन गवाह का पहचान तालिका में हम नाम दे रहे हैं उसका पूरा पता करेंगे, और टीआई चार्ट बन जाने के बाद हम नीचे उस गवाहों का हस्ताक्षर ले लेंगे और अंत में पुलिस पदाधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। जब हमारा यहाँ से जो भी कांड दैनिकी अनुलग्नक के साथ न्यायालय में प्रेषित होगा, आरोप पत्र समर्पित होने के बाद, तो यह जो हमारा टीआई चार्ट है, यह जिस तरह से हमारा प्रोडक्शन रिपोर्ट बनता है या सीजर रिपोर्ट बनता है, उसी के तरह इसका भी एविडेंसरी वैल्यू वहां होगा, और जिन जिन गवाहों ने हस्ताक्षर किया है उनसे यह सत्यापित कराया जाएगा, एनेक्सचर मार्क कोर्ट में किया जाएगा कि हाँ आपने यह दस्तखत किया है, आपने यह विपन लिए हुए अमुक गवाह को देखे हैं जो डायरी के खंडिका इतना में वर्णित है, जिसी का यह सार सारांश है। तो वह गवाह फिर इस बात को पुष्ट करता है न्यायालय में गवाही के दौरान कि हाँ हमने ऐसा ऐसा गवाही में बताया है, जिसके आधार पर यह तालिका तैयार की गई है। और अंत में जो अनुसंधान करता है वो भी कहते हैं कि हाँ अमुक गवाह 161 के तहत, तो उसके बाद आपको यहाँ पर हम यह तालिका तैयार किए हैं, कैंप घटना स्थल हो चाहे जहां पर बयान लिया गया हो। सर से हम एक चीज जानना चाहेंगे कि जब गवाह हॉस्टाइल हो जाता है, वैसी स्थिति में यह टीआई चार्ट अभियोजन पक्ष को मजबूत बनाने में कितना मदद करता है? अब गवाह अगर पक्षद्रोही हो जाते हैं, तो कम से कम इस बात से तो नहीं मुकर सकते हैं कि हाँ हमने इस टीआई चार्ट पर दस्तखत नहीं बनाया है। जी, वह ज्यादा से ज्यादा यह कह सकते हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा है या हमारी गवाही नहीं ली गई है आपको अनुसंधान के दौरान। परंतु जिस टीआई चार्ट पर उन्होंने हस्ताक्षर किया, और इसके अलावा अगर 4 गवाहों में 3 गवाह अगर पक्षद्रोही हो जाते हैं, एक गवाह भी अगर इस बात को स्टैंड करता है कि सर टीआई चार्ट पर हम मेरे समक्ष उन तीनों ने दस्तखत बनाया है, उन तीनों ने बयान दिया है, तो उनका जो पक्षद्रोही होना कोई माने अभियोजन के लिए प्रतिकूल साबित नहीं हो, क्योंकि एक आदमी ने पुष्टि किया कि हाँ गवाही दी है और इनके द्वारा टीआई चार्ट पर मेरे समक्ष दस्तखत किया गया है, माने पूरा का पूरा खाली ब्लैंक नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट का रास्ता ब्लॉक कर देंगे हम। टीआई चार्ट बनाते समय एक अनुसंधानकर्ता को किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? चार्ट बनाते समय सबसे पहले तो हम पहले जो टाइमिंग हमारा 161 के समय गवाहों का जो बयान दर्ज करने के दौरान हम कांड दैनिकी में जो हम समय और तिथि का अंकन करते हैं, उसके बाद टीआई चार्ट बनाना चाहिए, क्योंकि यह 161 के बयान में टीआई चार्ट का सार सारांश, और इस सार सारांश के आधार पर ही टीआई चार्ट बनाया जाता है। इसलिए जब भी यह टाइमिंग हो, गवाहों के बयान के बाद का टाइमिंग, और जहां हम बना रहे हैं वहां का स्थान कैंप के रूप में उस स्थान का अंकन निश्चित रूप से होना चाहिए। यह नहीं कि हम थाने, हाँ अगर किसी गवाह का बयान हम थाने पर भी ले रहे हैं
तब तो वहाँ कैंप की मान्यता नहीं रह जाएगी। थाने पर हम उसका 161 का बयान ले रहे हैं। टीआई चार्ट एक गवाह का बन सकता है, 2 का बन सकता है, 4 का बन सकता है, 5 का बन सकता है, इंडिविजुअल बन सकता है। बलवा और सीरियस राइटिंग के केस में गवाह अभियुक्त 5 और 5 से अधिक होना चाहिए। गवाही 1-2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी हो सकता है। इसलिए हम एक परिस्थिति वहाँ पर टीआई से डॉक्यूमेंट्री रूप में क्रिएट कर देते हैं कि कोई कल अगर मुकर भी जाता है तो एक साक्ष्य हमारा वहाँ पर स्टैंड कर जाए, टीआई चार्ट के रूप में कम से कम एक साक्षी के रूप में भी स्टैंड करे। अब सारे गवाह अगर हॉस्टाइल हो जाते हैं तो कम से कम वादी तो नहीं हॉस्टाइल होंगे। तो वादी के द्वारा भी एक कांड में कितना टीआई चार्ट बनाया जा सकता है? सकते हैं। अब एक समय आप 161 का बयान दर्ज किए, उस समय 2 ही गवाह उपलब्ध है। नेक्स्ट डे आपको फिर एक गवाह उपलब्ध हुआ, फिर एक टीआई चार्ट। एक गवाह ने कितने अभियुक्त को पहचान, गवाह जब अभियुक्त 5 से ज्यादा हैं, 5 में से कौन-कौन वेपन लिए हुए हैं, एक गवाह ऊपर बैठ कर के सारे लोगों की पहचान कर देगा कि अमुक लाठी लिए हुए हैं, अमुक भाला लिए हुए हैं, अमुक हथियार लिए हुए हैं। हर अभियुक्त का वह आइडेंटिफिकेशन कर रहा है। इफ डेडली वेपन या द पार्ट ऑफ द बलवा। कोई आदमी निहत्था भी किसी दंगा का मेंबर बन सकता है या किसी डेडली वेपन के साथ भी ले सकता है, हार्ड सब्सटेंस के साथ भी हो सकता है। इसलिए जब जब 101 के तहत बयान दर्ज होगा टीआई चार्ट बनेगा। एक समय आप 2 का लेते हैं, 3 का लेते हैं, टीआई चार्ट हर बार बनना शुरू। आज के संदर्भ में यदि देखा जाए तो टीआई चार्ट तो देखने को मिलता नहीं, लेकिन आज के डिस्कशन से हमारे बहुत सारे अनुसंधानकर्ता जान गए होंगे कि बलवा के कांडों में टीआई चार्ट का कैसे निर्माण होता है। टीआई चार्ट हमारे साक्ष्य को कैसे मजबूती प्रदान करता है। टीआई चार्ट के माध्यम से हम अभियुक्त को कैसे सजा दिला सकते हैं। टीआई चार्ट हमारे अभियोजन पक्ष को कैसे मजबूती प्रदान करता है। तो आज के इस कार्यक्रम में सर आपने आकर जो जानकारी दी उसके लिए सर को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आप हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे और हमारे अनुसंधानकर्ताओं का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। आपका अनुभव हमारे लिए एक बहुत बड़ी जागीर है सर। इस कार्यक्रम में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए सुबोध जी, आपको भी बहुत-बहुत साधुवाद। आपका प्रयास सार्थक है, सफल रहे और जो हमारे पुलिसकर्मी अनुसंधान के कार्यों में लगे हुए हैं, उन्हें कुछ न कुछ ज्ञान की अनुभूति हो और उस ज्ञान की अनुभूति से वो कम से कम अक्सर अनुसंधान में उसका उपयोग करें और जनता को न्याय देने में सफल हो, यही हमारी कामना है। जय हिंद।